हेलो एंड वेलकम टू द लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ बच्चों, अब तक हमने साबुन के बारे में पढ़ा था। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन का अणु देखा था। साबुन का अणु किस प्रकार का होता है, टेडपोल संरचना वाला अणु था। साबुन के अणु में हमने ध्रुवीय व अध्रुवीय सिरे हमने देखे थे, लेकिन एक बार हम दोबारा से उसको देखेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे मिसेल क्या होता है और मिसेल कपड़ों की सफाई करने में किस प्रकार प्रभावी होता है। तो बच्चों, साबुन का अणु मैंने उस दिन बताया था आपको। साबुन का अणु इस प्रकार का होता है और इस तरह से टेडपोल, मेढक का जो लार्वा होता है उसकी तरह इसकी संरचना होती है। इसमें एक पूंछ वाला भाग होता है जिसे हम बहुत सारे नामों से संबोधित कर सकते हैं। लंबा हाइड्रोकार्बन सिरा, ऐसे बोल सकते हैं उसे, लंबा हाइड्रोकार्बन सिरा, या लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन सिरा, या उसे हम बोल सकते हैं अध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जल विरागी, जल से बैर रखने वाला, और इंग्लिश में बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स होता है जल, पानी, और फोबिक का मतलब डरने वाला, दूर हटने वाला, पानी से अलग जाने वाला। और भी बोल सकते हैं अनआयनिक सिरा, अनआयनिक सिरा। जनरली इस भाग को आर से डिनोट करते हैं। एल्किल समूह होता है हमारे कोर्स में, आपको मालूम है, मैंने आपको उस दिन बताया था स्टीरेट साबुन के बारे में है C17H35, C17H35, आर की वैल्यू हम C17H35 मान सकते हैं, क्योंकि वही वाला हमारे में दे रखा है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में C12 से C18 कार्बन जो सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं, वो कौन से वाले साबुन होते हैं जिसमें कार्बन की श्रृंखला जो होगी वो 12 से लेके 18 वाली एक लंबी श्रृंखला होती है, 12 से 18 कार्बन परमाणुओं की। आर की वैल्यू है C17H35। ये वाला जो सिरा है हमने आपको उस दिन बताया था COO और Na+। ये जो सिरा है इसको हम बोल सकते हैं, या तो इसे बोल दो ध्रुवीय सिरा, या ध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय हो गया, या ये जल विरागी है तो इसे बोल देंगे जल रागी। जल का मतलब पानी और रागी का मतलब प्रेम, जल से प्रेम करने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं जल स्नेही। इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड, या फिर इसे बोल देते हैं आयनिक सिरा, क्योंकि ये आयनों में बटा हुआ है, आयनिक सिरा। तो साबुन से मिसेल निर्माण और मिसेल किस प्रकार कपड़ों को साफ करता है उसको समझने से पहले साबुन के दोनों सिरों के यदि हमें गुणधर्म मालूम है तो हम बहुत ही आसानी से मिसेल निर्माण और उस प्रकार और उसके द्वारा कपड़ों की सफाई किस प्रकार होती है, इस प्रक्रिया को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये पूंछ वाला जो सिरा होता है, ये नाम से पता लगा जल विरागी। ये जल जो होता है, ये जल से बैर रखने वाला होता है, जल से दूर हटने वाला होता है, पानी में भीगता नहीं है। ये क्या होता है, तेल, चिकनाई, वसा जो होती है, मैल वगैरह होता है, उससे ये आकर्षित होता है या उसमें ये विलय होता है। जबकि ये आयनिक जो सिरा होता है, ये पानी जो होता है, पानी से तो ये क्या करता है, स्नेह रखता है, जल रागी या जल स्नेही। जल में घुलेगा लेकिन तेल, चिकनाई वगैरह होगी, उससे क्या करेगा, ये बैर रखेगा। तो इन दोनों गुणधर्मों, दोनों सिरों के दो अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर अब हम देखेंगे मिसेल निर्माण और कपड़ों की निर्मलन प्रक्रिया, साफ करने की प्रक्रिया। तो देखिए बच्चों, ये जब गंदे कपड़ों पर पानी डालकर और जब साबुन उस पर लगाया जाता है
तो एक विशेष प्रकार का एक घोल बन जाता है कपड़ों के ऊपर। उस घोल को बोलते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। अब ये कोलाइडी विलयन की खूबसूरती होती है, क्या होती है कोलाइडी विलयन? ये प्रकाश को प्रकीर्णित करने की क्षमता रखता है, प्रकाश को फैलाने की क्षमता रखता है। ये आपको मालूम होगा साबुन का घोल होता है वो एक प्रकाश को फैला सकता है, वो फैलाने की क्षमता रखता है, वो अलग तरह से वो चमकता है, वो देखा होगा कभी आपने। कोलाइडी विलयन जो होता है, उस कोलाइडी विलयन में साबुन के जो अणु होते हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं, और ये एक साबुन का अणु है। ऐसे ही बहुत सारे साबुन के अणु एक दूसरे के पास पास आते हैं, और ये साबुन के अणु हैं पास पास आएंगे और अपने आप को एक निश्चित त्रिज्यीय विन्यास में, एक निश्चित गोलाकार संरचना के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये इसका हो गया ये वाला आयनिक सिरा, आयनिक सिरा हो गया। इस प्रकार एक निश्चित त्रिज्यीय विन्यास में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 8 ही बनाए हैं, लेकिन ऐसे लगभग 60 से लेके 80 तक हो सकते हैं। कहीं कहीं पे 80 से 100 भी लिखा होता है। 80 से 100 के बीच में अणु आते हैं और आपस में एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस गोलाकार संरचना को नाम दे देते हैं मिसेल। मिसेल का निर्माण जो होता है अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है, और मिसेल के रूप में साबुन कपड़ों की सफाई करने में बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। मिसेल की खूबसूरती क्या है, क्या विशेषता है कि मिसेल में साबुन के अणुओं का जो पुच्छ सिरा होता है, पूंछ वाला सिरा है, हाइड्रोकार्बन सिरा है, लंबा जो सिरा है वो केंद्र की ओर, या हम बोल सकते हैं अंदर की ओर, किताब के अनुसार, आपकी किताब के अनुसार अंदर की ओर। ये क्वेश्चन भी दे रखा है एक कि मिसेल में साबुन के अणुओं का जो अनआयनिक सिरा है, हाइड्रोकार्बन सिरा है, पुच्छ सिरा है, वो कहाँ की ओर व्यवस्थित होता है? वो होता है या तो बोलो केंद्र की ओर, केंद्र नहीं बोला तो अंदर की ओर, अंदर की ओर उपस्थित होता है। जबकि आयनिक सिरे जो होते हैं वो बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। तो मैंने आपको बताया मिसेल के रूप में ये कपड़ों की सफाई करने में क्या होता है, प्रभावी होता है साबुन। तो साबुन के ये अणु जो होते हैं, ये साबुन के जो अणु हैं, ये साबुन के अणु क्या करते हैं, कपड़ों के एक एक रेशे के अंदर या कपड़ों के अंदर फंसे हुए मैल के जो कण हैं, पार्टिकल हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कौन सा सिरा करेगा, आप जानते हैं तेल में कौन सा, पूंछ तेल से क्या होती है, आकर्षित। तो ये क्या करते हैं, जो तेलीय मैल चिकनाई वगैरह होती है उसे अपने पुच्छ सिरे के अंदर फंसा लेते हैं, और यहाँ फंसा लेते हैं। और ये आयनिक सिरा होता है, ये बाहर की तरफ रहता है, जल से आकर्षित होता है। और जब ऐसे कपड़ों को हम हाथों में लेकर रगड़ते हैं, या फिर डंडे से पीटते हैं, या वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें बिलोडित करते हैं, तो रगड़ना, पीटना, बिलोडित करना, ये प्रक्रियाएं जब उसके साथ की जाती हैं, उस कपड़े के साथ, तो ये मिसेल के अंदर फंसे हुए ये चिकनाई के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। और जब ऐसे कपड़ों को स्वच्छ जल में लेकर खगाला जाता है तो चिकनाई जो होती है वो क्या हो जाती है, पानी में रह जाती है, गंदगी पानी में रह जाती है, और कपड़े जो होते हैं निर्मल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये हमने जो देखा, ये प्रक्रिया ये है मिसेल द्वारा साबुन जो होता है मिसेल बनाकर कपड़ों को किस प्रकार साफ करता है, या मिसेल, क्वेश्चन उठ जाता है मिसेल किसे कहते हैं, और कपड़ों की निर्मलन प्रक्रिया में यह किस प्रकार प्रभावी होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, पानी की जगह यदि हमने अल्कोहल यूज कर लिया और साबुन लेके रगड़ा कपड़ों पर, तो क्या कपड़े साफ हो जाएंगे? क्या अल्कोहल के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साबुन के जो अणु होते हैं अल्कोहल में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जब घुल जाएंगे तो मिसेल नहीं बनेगा।
और मिसेल नहीं बनेगा तो कपड़े साफ नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह मिसेल क्या है, क्वेश्चन उठ जाता है कि मिसेल का निर्माण क्या अल्कोहल में हो सकता है, नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम, नहीं होगा। तो बच्चों हमने देखा ये इस प्रकार ये चैप्टर जो है ये आपका एंड होता है, इस चैप्टर खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चन आंसर पर चलता हूँ, देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो हम पर नहीं आता हो। तो हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 61 पेज नंबर पर है। क्षार का जलीय विलयन, आप जानते हैं क्षार का जलीय विलयन क्या करता है, मैंने आपको बताया था छलनी, छा फॉर क्षार, ला फॉर लाल को, और क्या करेगा छलनी। क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देते हैं, या उनका जलीय विलयन भी यही काम करेगा। तो लाल को नीला, यानी सेकंड ऑप्शन आपका। दूसरा आया अम्ल व क्षार के जलीय विलयन कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक। तो ध्यान रखना कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, अप्रभावित, तो ध्यान रखना सुचालक, क्योंकि उनमें से मुक्त आयनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तीसरा है पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, आपको मालूम है पीएच की परिभाषा ही क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को। तो कौन सा आएगा H+ गा, तीसरे का होगा गा। किसी अम्लीय विलयन की पीएच जानते हैं, अम्ल का पीएच जो होता है 7 से क्या होगा, कम होता है। अब 7 से कम जो ऑप्शन दिखे आपको वही आंसर होगा, तो आंसर हो गया घा 4। पांचवा हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है, आप जानते हैं उदर का मतलब आमाशय, आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl है, अम्लीय माध्यम में होगी क्रिया। यहाँ पर आपको मालूम है प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन शुरू हो जाता है। अब आता है 6 अग्निशामक यंत्र बनाने में, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया था खाने का सोडा, जैसे बेकिंग सोडा, पाक सोडा, उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। आप यहाँ पर देखो खा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर आया धावन सोडा, मैंने बताया धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। तो देखिए घा आंसर आएगा। व्यंजक चूर्ण को आपको मालूम है, व्यंजक चूर्ण का वायु में खुला रखने में कौन सी गैस देता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्री क्या है CaOCl2। तो नाम में ही इसके जो सूत्र है, सूत्र के अंदर ही गैस उपस्थित है Cl2 गैस। अब आया साबुन, आपको मैंने बताया था साबुन कौन से पानी में झाग देता है, कौन से में नहीं देता। तो जानते हैं मृदु जल के साथ झाग देता है, कठोर जल में नहीं देता, जबकि अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों के साथ झाग देते हैं। मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ कहाँ होती है, ये अभी बता, पूंछ किधर होगी, अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ। तो इसमें दे रखा है अंदर की तरफ। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक, प्रोटॉन में ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना क्या थी अम्ल क्षार की, प्रोटॉन देने वाले अम्ल और प्रोटॉन लेने वाले क्षार। तो क्षार होगा प्रोटॉन ग्रहण करने वाले, यानी घा। अब अति लघुतरात्मक प्रश्नों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाल चींटी के डंक में बताया था फार्मिक अम्ल, जिसे मेथिनोइक अम्ल भी बोलते हैं। दूसरा था प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक। अब खुद ही देखो प्रोटॉन अभी आया था, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले या प्रोटॉन त्यागने वाले। ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार कौन होगा अम्ल। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्षार और अम्ल परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जब दोनों को आपस में निश्चित सांद्रता और निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन, और लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर आते हैं पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दिया था जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन गैस वाला दिया था। तो जीवाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस किस में से निकलेगी, विरंजक चूर्ण में। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, जीवाणु मुक्त। तो अम्ल से धात्विक ऑक्साइड कह लो या धातु ऑक्साइड कह लो, धातु के ऑक्साइड, धातु का कोई भी ऑक्साइड जो अम्ल से क्रिया करेगा, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था CuO+2HCl, CuCl2+H2O, ये एग्जाम्पल दिया था, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से करा रखे हैं। अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया किस प्रकार होती है, तो हम बोल सकते हैं अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं।
ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के हो गए, क्षारीय प्रकृति के। इसका एग्जाम्पल CuO प्लस 2HCl वाला दिया था, CuCl2 प्लस H2। फिर pH में P और H, ये वाला क्वेश्चन देखो। P का अर्थ है पोसांस, जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका पोसांस के लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। H का अर्थ है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हमारे उधर में अत्यधिक अम्लता हो गई तो क्या उपचार करेंगे, खाने का सोडा खा लो। इनो जो होती है खाने का सोडा है उसके अंदर, तो खाने का सोडा खाएंगे तो अम्लता दूर हो जाएगी, अतिरिक्त अम्ल जो होगा वो उदासीन हो जाएगा। एक और बताया था मैंने आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो उसका भी यूज कर सकते हैं। सोडियम के 2 लवण, कोई से भी लवण लिख सकते हैं आप। सोडियम क्लोराइड लिख दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। सोडियम सल्फेट NaCl सोडियम क्लोराइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वो भी लिख सकते हैं, Na2CO3.10H2O धोनी का सोडा। फिर बात करते हैं लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा देनी है। तो लुईस के अनुसार क्या है, वे यौगिक या वे पदार्थ जो पूरा की पूरा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं, दान करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं लुईस क्षार। साबुनीकरण किसे कहते हैं, सीधी बिल्कुल सिंपल परिभाषा बोलें तो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। या फिर हमने बताया था साबुनीकरण, वो प्रक्रिया एक हमने आपको बताई थी कि उच्च वसाम्लों की, उच्च वसाम्ल कह दो या वनस्पति तेल कह दो, वनस्पति तेल या पशु चर्बी की, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है और उसको गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साथ ही साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन भी कह देते हैं। अपमार्जक की क्या विशेषता है, सबसे मेन विशेषता ये है कि ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ क्या कर देता है, झाग दे देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या है इसका, CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट और आधे को बोलते हैं, हाफ को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। उसके अलावा 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, देखो 1 मिनट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, 24वां। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल, लीटर इनवर्स को ही बोलते हैं ग्राम मोल बटे लीटर या प्रति लीटर है। विलियन का pH मान ज्ञात करें। बताइए कि यह विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो दिया क्या है इस क्वेश्चन में, हल यदि इसको करें हम तो क्या दिया है, दिया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ऐसे व्यक्त करते हैं, कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये दे रखा है। अब पूछा क्या है, विलियन का pH हमसे पूछा है, या वहां लिख दो चलो विलियन का pH हमसे ये पूछा है। तो आप जानते हैं pH का फॉर्मूला क्या था, pH क्या था, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हमने क्या बोला था, pH। ये इसका सूत्र था pH। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को, लघुगणक को हमने pH बोला था। तो H+ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो इसमें लगा दो, pH = -log10 और इसका मान कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁴ ये मान दे रखा है हमारे पास। ये -4 जो होगा ये आगे आएगा तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 आगे आएगा तो क्या बनेगा, pH = 4 log10 और यहाँ पर इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा तो 10। दोबारा ध्यान रखेंगे ये -4 ये आगे आएगा,
तो माइनस माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 आगे आ गया, log 10 और ये वाला 10 जो था वो यहाँ आ गया। अब हमारा pH यहाँ से पता लग रहा है कितना आ गया 4। क्यों? क्योंकि क्या होता है log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 4 × 1 क्या आएगा 4। अब आप जानते हैं pH जब 4 आया, 7 से कम pH वाला विलयन कैसा होता है अम्लीय। तो अतः लिख सकते हैं चूंकि विलयन का pH 4 है जो कि 7 से कम है, अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 से कम वाले विलयनों का pH क्या होता है, मतलब pH वाले विलयन कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दो प्रबल अम्ल, दो प्रबल क्षारों के नाम और उपयोग लिखेंगे। दो प्रबल अम्ल HCl H2SO4, इन दोनों के उपयोग। हाँ बच्चों, एक टॉपिक जरूर एक रह गया था, बाई मिस्टेक रहा था, वो हम बताएंगे आपको। एक अम्ल राज वाला टॉपिक रह गया था, अभी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। उसके बाद प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षार, दो प्रबल अम्ल HCl H2SO4, इनके मैंने उपयोग, काफ़ी उपयोग बताए थे मैंने। HCl वगैरह, HCl के ये नमक का अम्ल बोलते हैं इसे, आपको मालूम है बॉयलर वगैरह साफ़ करने में, ये सभी सिंक सैनिटरी वगैरह वहाँ पे। H2SO4 का कार की बैटरी वगैरह जो होता है पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, इस तरह बहुत से उपयोग बताए थे। दो प्रबल क्षार NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके उपयोग, दोनों के उपयोग कर सकते हैं। साबुन अपमार्जक में मैंने काफ़ी अंतर बताए थे। साबुन केवल मृदु जल में झाग, अपमार्जक दोनों जल में झाग देगा, कठोर और मृदु में। साबुन जो होता है उच्च वसाम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं इनका जलीय विलयन, वो साबुन का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का, त्वचा को नुकसान इनका नहीं पहुंचाता। साबुन का जलीय विलयन सामान्यतः जल प्रदूषण नहीं करता, इनका कुछ अपमार्जकों का करता है। साबुन अधिकतर जैव निम्नीकरणीय होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। तो इस तरह मैंने काफ़ी बता दिए। ऑरेंज को अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करेंगे अम्ल, OH- आयन मुक्त करेंगे वो क्षार। pH किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH। अम्लीय और क्षारीय विलयनों का pH, परास का मतलब सीमा, तो अम्ल का pH जो होगा 7 से कम और 0 तक। 7 नहीं होगा, 7 से कम, चाहे भले ही 6.9 हो जाए, 7 से कम, और 7 पे उदासीन, और 7 से अधिक और 14 तक जो होगा वो क्षारीय विलयन होंगे। क्रिस्टलन जल बताया था, लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा गया। क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 30, क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है। हम जानते हैं दही और खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, और जब इन्हें किसी धातु के बर्तन में रखेंगे तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब मान लो हमने पीतल वगैरह के उसमें रख दिया कोई दही या फिर खट्टा कोई अचार वगैरह, तो वो पीतल तो चलो यहाँ पर क्या हो गई, मिश्र धातु हो गई। जनरली हमने और किसी धातु के बर्तन में रख दिया तो वो उससे क्रिया करके धीरे धीरे उसमें विषैले यौगिकों का निर्माण हो जाता है। वो यौगिक जो बनते हैं, विषैले यौगिक, जो विषैले लवण जो बनते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनसे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, खाद्य विषाक्तन हो सकता है, स्वास्थ्य हमारा खराब हो सकता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा रात्रि में भोजन के बाद दांतों को साफ़ नहीं किया। आपको मालूम है रात्रि में खाना खाने के बाद अगर हम ऐसे ही सो गए तो दांतों के बीच में उपस्थित जो भोजन के कण हैं जो फंसे रह गए दांतों में, उनसे जीवाणु क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे एनेमल कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं, और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, उसका संक्षारण करते हैं। एक लंबे समय के बाद वो परत टूटने लगती है। हालांकि एनेमल शरीर का सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का, फिर भी धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे कैविटी बनती चली जाती है, गड्ढा होता चला जाता है, और इसी स्थिति को दंत क्षय कह देते हैं। यानी दांतों को साफ नहीं किया तो दंत क्षय हो जाएगा।
और तो इसको रोकने का उपाय क्या है आपको मालूम है, खाना खाने के बाद स्वच्छ जल से भली भांति कुल्ला करके और क्षारीय दंत मंजनों का उपयोग अगर हम किया तो उससे क्या होगा, अम्ल बनने के प्रभाव को धीमा किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक यौगिक ए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये यौगिक वर्ड गलत है, ये गलत वर्ड आया है यौगिक। क्वेश्चन नंबर 31 को चलो पहले मैं लिखता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जो था उसमें आपके थोड़ा सा मिस्टेक थी। क्वेश्चन में दे रखा है एक यौगिक, जबकि वो यौगिक नहीं है, वो क्या है, तत्व है। तो एक तत्व ए अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस, कोई बी नाम की कोई गैस है वो निकालता है। गैस बी को जलाएंगे तो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है वो गैस। ए और बी के नाम बताइए और अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो हम इसको अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए कोई एक तत्व है ए, यानी हमने मान लिया ए तत्व है कोई, उसने वो क्रिया कर रहा है किसके साथ, H2SO4 अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, और बना क्या रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम यहाँ क्या बनना है, लेकिन हमें एक क्लू मिल गया, फट फट की ध्वनि। और बच्चों हम जानते हैं फट फट की ध्वनि के साथ तो केवल एक ही गैस निकलती है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर है ये अम्ल। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्ल हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो किससे क्रिया की होगी। ये बच्चों आपको मैंने अम्लों के सामान्य गुणधर्म में हमने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं और तब जाके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो कि फट फट की ध्वनि या पॉप साउंड के साथ जलती है। मैंने एक एग्जाम वो बताया भी था एक प्रयोग द्वारा, जिसमें साबुन का घोल लिया था, बुलबुले निकले थे, जलती मोमबत्ती वहाँ ले गए थे, और एक ही हमारे में दे रखा है। तो आपके अकॉर्डिंग, हालांकि यहाँ पर जो धातु है वो कोई सी भी धातु हो सकती है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार हम बात करें तो वो धातु ए जो है वो क्या है, Zn यानी जिंक, और प्लस H2SO4 है ये। तो आप जानते हैं क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस होती है यही फटफट की ध्वनि के साथ। तो हमारा ए क्या हो गया, Zn यानी जिंक धातु। H2SO4 दे ही रखा है, हमारे पास जिंक सल्फेट नामक एक लवण भी बना है, जिंक सल्फेट नामक लवण। और यहाँ पर ये पूछा ए और बी कोई गैस थी तो वो गैस बी, तो बी, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं ए का नाम हो गया जिंक धातु, बी का नाम हो गया हाइड्रोजन गैस, और ये अभिक्रिया का संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, ये सभी जो निबंधात्मक प्रश्न है ये कभी बोर्ड में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसके शॉर्ट इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड, लोरी और लुईस, ये आपको सभी मैं बता चुका हूँ। पीएच के सामान्य दैनिक जीवन में जो उपयोग हैं वो हमने आपको बताए थे। निम्नलिखित के नाम, बनाने की विधि, उपयोग, सभी मैंने 6 की 6, ये तो यहाँ पर 5 दे रखे हैं लेकिन मैंने आपको 6 बताए थे। NaCl, NaOH, NaSCO3, Na2CO3.10H2O, CaOCl2, CaSO4.12H2O, ये सभी 6 की 6 मैंने आपको यौगिक, ये सभी इनके नाम, अणुसूत्र, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, इनका अणुसूत्र, गुण बताया था, उपयोग, वो सभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे। फिर अभी हमने पढ़ा था मिसेल कैसे बनते हैं और इनकी क्रियाविधि यानी निर्मलन प्रक्रिया। तो बच्चों ये चैप्टर आपका इस प्रकार समाप्त होता है। और एक टॉपिक बच्चों आपका रह गया था, उसे मैं अभी फ़िलहाल करवाना चाहता हूँ। एक रह गया था अम्लराज, वो बाई मिस्टेक ध्यान नहीं रहा था। अम्लराज जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं, बाई मिस्टेक रह गया था बच्चों ये क्वेश्चन। अम्लराज क्या होता है ये ध्यान रखना है। 3 भाग सांद्र HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस 1 भाग सांद्र
HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, दोनों को यदि मिला दिया जाए, या हम बोल सकते हैं HCl और HNO3 के सांद्र मतलब 3:1, 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण जो होता है वो अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। यह एक तीव्र भवकता धूम्री प्रकृति का एक क्या होता है, द्रव होता है, जो कि अक्रिय से अक्रिय धातु जो होती हैं, हम बात करें निकेल, सोना, चांदी जैसी अक्रिय धातुओं को भी गलाने की या विलय करने की क्षमता ये रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अम्लराज से, आप क्या समझते हैं, या अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या अनुपात होता है। इसकी खूबसूरती क्या है, विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि यह अक्रिय धातुओं को भी विलय करने की क्षमता रखता है। तो हाँ बच्चों, ये चैप्टर इस प्रकार ये समाप्त होता है, और आप हमारे कुछ ही दिनों में या हमारे कुछ ही समय में नोट्स हम डाल देंगे, उनको आप ले सकते हैं, और जितने भी बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट करिए, उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।